नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चाह हम सभी को होती है, लेकिन जिसके मायने सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है विकास यानी डेवलपमेंट। तो देखिए, डेवलपमेंट पे अलग अलग व्यक्ति क्या सोचते हैं, यानी उनके क्या सपने होते हैं। मान लीजिए हम एक किसान की बात करते हैं। हमारे इस देश में 65% लोग गांव में रहते हैं और उनमें से ज्यादातर की आजीविका का साधन खेती होता है, किसानी होता है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा भी था कि भारत गांव में बसता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है। तो किसान भाई क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनके खेतों में सिंचाई की सुविधा हो, उनको उर्वरक समय से मिल जाए और वो जब फसल तैयार करें तो फसल का उचित मूल्य उन किसानों को मिल जाए। ये उनका सपना होता है। अब अगर हम एक मजदूर की बात करें तो मजदूर क्या चाहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी हो, यानी इतनी कम ना हो कि जिसमें जीवन का ये जरूरी चीजें भी वो खरीद ना सके, अपने परिवार का पेट ना पाल सके, एक गरिमा वाला जीवन ना जी सके। और क्या चाहता है मजदूर? और चाहता है कि उसे सम्मान सहित काम करने दिया जाए, उसके काम की गरिमा हो। और क्या चाहता है? और चाहता है कि उसे काम की सुरक्षा प्राप्त हो। तो ये मजदूर के लिए विकास का सपना होता है। अगर हम एक नौजवान के लिए देखें तो हमारे देश में जहाँ पे रोजगार की इतनी कमी है और बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, तो नौजवान ये चाहता है कि हमको अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा मिलने के बाद हमें एक नौकरी मिल जाए, एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, उसका सपना देखता है। अब एक लड़की का सपना क्या होता है? उसका सपना अलग है बाकियों से। वो चाहती है कि जितनी बेहतर शिक्षा हम और मौके हमारे भाई को मिल रहे हैं उतने ही हमें मिले, जितनी फ्रीडम भाई को मिल रही है उतने ही हमें मिले। हमारे घरों में होता क्या है कि अगर बेटा बेटी हैं तो बेटे की शिक्षा पे, परवरिश पे, पोषण पे अधिक ध्यान दिया जाता है अपेक्षाकृत बेटी के। तो वो बेटी भी क्या चाहती है? समानता का सपना देखती है। उसके लिए विकास ये है। एक आदिवासी भाई के लिए विकास क्या है? देखिए, आदिवासी वो लोग होते हैं जो विकास, जिनके सांस्कृतिक रूप से जिनका जीवन अलग था और वो विकास की मुख्य धारा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। इन और फिर जब विकास तेजी से हुआ, जब वैश्वीकरण हुआ और औद्योगिकरण हुआ आजादी के बाद, तो विकास के नाम पर इन आदिवासी भाई जहाँ रहते थे उनकी जमीनें छीन ली गई। छीन क्या ली गई? उनका अधिग्रहण किया गया और ये कहा गया कि पुल बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, खनन होगा। तो उसमें ये हुआ कि इनके जो जमीन थी जिसपे रहते थे, जिसपे ये खेती करते थे, जहाँ से ये पशुपालन करते थे, अपनी आजीविका का जो भी इनका साधन था वो इनसे जब छिन गया, तो इनका सपना क्या है कि भाई हमारे जो संसाधन हैं उनको हमसे ना छीना जाए और हम भी अपनी जमीन पर अपनी जिंदगी जी सकें। इसका ठीक है ना? तो विकास के सपने सभी के लिए अलग अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए समस्या बन जाता है। जैसे एक उदाहरण लेंगे हम सरदार सरोवर डैम का। ये सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा था। तो जब इसकी ऊंचाई बढ़ाने की बात हुई तो बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे जो आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के लोग थे उन्होंने कहा कि अगर इस डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी और बाकी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा तो उस अधिग्रहण से बहुत बड़े स्तर पर जलभराव होगा और जिन लोगों की जमीनें ली जाएंगी वो आखिर कहाँ जाएंगे? उनका विस्थापन हो जाएगा, उनका क्या होगा? तो डैम बनने से, देखिए, डैम बनने से किसानों को, सरकार को, बाकी लोगों को फायदा है, क्योंकि किसान भाइयों के लिए, उनके लिए सिंचाई की सुविधा हो सकती है, नहरें निकाली जा सकती हैं। सरकार भी लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रदान कर सकती है। मछली पालन हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ है। अब विद्युत उत्पादन हो सकता है, ठीक है। जो बांध बनते हैं बड़े बड़े, उन पे बिजली का भी उत्पादन संभव है। तो यानी ये सारी बातें क्या दिखाती हैं कि विकास होगा बांध बनने से। लेकिन अगर उस क्षेत्र पे बांध बनता है जहाँ के आदिवासी रहते हैं और उनका विस्थापन कर दिया जाता है, फिर उनके पुनर्वास पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये जो विकास है ना, ये उन आदिवासी भाई बहनों के लिए विनाश बन जाता है। इसका मैं एक और उदाहरण देती हूँ। देखिए,
फुटपाथ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ठेला लगाते हैं, जैसे कोई टिक्की बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। अब उन लोगों के लिए वो आजीविका का साधन है। बाकी लोग जो हैं उनको लगता है कि ये फुटपाथ पे जो ठेले लगते हैं इनकी वजह से अतिक्रमण होता है, और इनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक शहरों में ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो जाम लगता है, ये खत्म नहीं होगा। अब यहाँ समस्या क्या है कि अगर उन ठेलों को हटाया जाए तो वो जो लोग फुटपाथ पे ठेले लगाए हैं, अपना आजीविका कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार का खतरा होगा। रोजगार कहाँ से लाएंगे वो? और अगर अतिक्रमण ना हटाया जाए तो शहरों की जो कनेक्टिविटी है, यातायात है, वो प्रभावित होगा। तो कई बार विकास में बड़ा विरोधाभास आ जाता है, और इसके बीच सामंजस्य लाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तो हुआ लोगों का विकास के बारे में क्या सोचना होता है, क्या सपना होता है, उसकी बात हो गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र के स्तर पे विकास क्या है, एक देश के लिए विकास के क्या मायने। तो देखिए, देशों को भी अलग अलग मायने होते हैं। अमूमन एक देश अपने विकास को जीडीपी के आधार पर देखता है। जैसे हमारे देश भारत में ये कहा जाता है कि भारत दुनिया का चौथा, जीडीपी के आधार पर चौथा सबसे बड़ा देश बनता है। ये जीडीपी क्या होता है? ये होता है कि एक देश के भीतर रहने वाले लोग सेवाओं और वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं, उनका अगर मूल्य मिला लिया जाए, उनके मूल्य को जोड़ लिया जाए, तो वो जीडीपी होता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन अब वहाँ का पर्यावरण खराब हो रहा है। जैसे एक उदाहरण हुआ कि आइवरी कोस्ट करके एक अफ्रीका का देश है, तो वहाँ का एक शहर है आबिदजान शहर, ठीक है ना। अब इस शहर में क्या हुआ कि एक कंपनी को ठेका दिया गया कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, पोल्यूटेड सब्सटेंस है, उनको इस शहर के समुद्री किनारे पे डाल दिया जाएगा। और जब उन पोल्यूटेड चीज़ों को डाला गया तो इस शहर पे बहुत उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बहुत सारे लोगों को कुछ बीमारियां हो गई, कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई। तो यानी केवल जीडीपी बढ़ने से ही विकास नहीं होता है, विकास के कई और भी पैमाने हैं, जैसे पर्यावरण भी बेहतर रहना चाहिए। अब हम विकास को एक और नजरिए से समझते हैं कि मान लीजिए किसी देश का जीडीपी बढ़ गया, तो क्या उस देश का विकास होगा? देश का विकास चाहे हो, लेकिन देश के विकास को तभी माना जाना चाहिए ना जब देशवासियों का विकास हो। और उनके विकास को कैसे मापा जाए? तो उनके विकास को मापने के लिए एक पैमाना आया कि भाई प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के आधार पर मापेंगे। ये प्रति व्यक्ति आय क्या है कि अगर किसी देश का हमने जीडीपी निकाल लिया, और उस जीडीपी में से देखिए, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियां काम करती हैं, हमारे देश की भी कुछ कंपनियां विदेशों में काम करती हैं। तो अगर हम विदेशों की कंपनियों को जो लाभ हुआ उसको हटा दें, और हमारे देश के लोग जो बाहर काम करते हैं उसको शामिल कर ले, तो राष्ट्रीय आय आ जाती है। अब जब राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की आय, उस राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से भाग किया जाता है तो आती है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। अब यहाँ पे जीडीपी का जो ये ढोल पीटा जा रहा है वो बिल्कुल बेपर्दा हो जाता है। कैसे? मान लीजिए हमारा देश जीडीपी के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, तब भी 140 करोड़ लोगों से जब उसे भाग देंगे तो वो कितना कितना थोड़ा थोड़ा ही पड़ेगा ना। और वही अगर स्विट्जरलैंड जैसे देश की जीडीपी कम भी है तो जनसंख्या कम है, तो उनके हिस्से में ज्यादा ज्यादा हिस्सा आएगा, अधिक आय होगी उनकी। अब यहाँ मान लो कि जीडीपी बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। जीडीपी को ही हम फार्मूला मान लें, और ये मान लें कि अब हमारे देश में भी 80-90 हजार प्रति माह की दर से आर्थिक आय बढ़ रही है। लेकिन उसमें एक समस्या है। उसमें समस्या क्या है? जरूरी थोड़ी ना है कि जीडीपी बढ़ने से सबको बराबर मात्रा में लाभ मिले। एक स्किल्ड वर्कर है, उसको किसी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती है। एक दिहाड़ी मजदूर है, 300-400-500 रुपए की नौकरी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो जो ये जीडीपी भी बढ़ता है ना, इसका फायदा जरूरी थोड़ी ना है कि समाज के हर व्यक्ति को बराबर का हो। और हमारे देश में क्या हुआ है, देखिए, शहरों का विकास हुआ, और शहरों में रहने वाला जो एक वर्ग था, जो स्किल्ड था, जो रिच था,
उसको विकास के लाभ ज्यादा मिले हैं। लेकिन एक तरफ शहरों में ही आप देखिए, झुग्गी बस्तियां हैं, उनका कितना विकास हुआ है, गांव का कितना विकास हुआ है। अभी तक गांव में अच्छी शिक्षा के इसलिए स्कूल है नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल है भी नहीं, अगर हैं उनमें जाओ तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो मतलब कितनी सारी दिक्कतें वहाँ पे हैं। तो विकास जरूरी थोड़ी है कि आर्थिक विकास हुआ है तो उसका लाभ हर क्षेत्र को, हर एक वर्ग को मिल ही गया हो। तो ये विकास को मापने का ठीक पैमाना नहीं था। लेकिन फिर भी विश्व बैंक ने कहा कि मोटे तौर पे तो हम आखिर आय को आधार मानेंगे। तो विश्व बैंक ने एक पैमाना गढ़ा, क्या गढ़ा कि अगर किसी देश का प्रति वर्ष आय, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है इस आधार पर तय होगा। और वो कितना कमाएगा, हम राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या को भाग देंगे, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देंगे तो वो आएगी। अब ये 66,500 है, लेकिन साथियों ये यूएस डॉलर है और एक यूएस डॉलर की कीमत 80 से 90 रुपए के बीच थोड़ी इधर थोड़ी उधर होती रहती है। तो अगर उतना एक व्यक्ति एक वर्ष में कमाता है किसी देश का तो उसे उच्च आय वाला देश कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी देश में 11,000 रुपए यूएस डॉलर के आसपास एक व्यक्ति एक वर्ष में कमाता है तो उसको निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। इसके बीच में जो देश आते हैं उनको मध्यम आय वाला कहा जाएगा। हमारा देश जो है भारत, वो मध्यम आय वाला देश है, यानी हम लोग कैसे हैं, निम्न आय यानी गरीब नहीं है। विश्व बैंक की परिभाषा के आधार पर भारत मध्यम आय वर्ग का है। लेकिन अब वही इस वाले परिभाषा के साथ समस्या क्या है, समस्या है कि हमारे यहाँ आय का वितरण बहुत असमान है। और आय का वितरण मान लो कि समान, फिर आय का वितरण असमान है, फिर और बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या हैं कि आय और अन्य मापदंडों के आधार पर अगर हम देखिए तो सार्वजनिक सुविधाएं, शिशु मृत्यु दर, पोषण, साक्षरता और इन सारे बिंदुओं पे अगर हम देखें तो पूरे देश की एक अलग तस्वीर आती है। अब अगर हम हरियाणा और केरल के बीच तुलना कर दें, एक प्रदेश है दिल्ली के पास हरियाणा और एक प्रदेश है दक्षिण भारत में केरल, तो केरल में साक्षरता 100% है, यानी 100% लोग वहां पे साक्षर हैं। अब हरियाणा में, लेकिन केरल में प्रति व्यक्ति आय कम है, यानी केरल की उतनी आय नहीं है जितनी साक्षरता दर ज्यादा है और आय कम है। हरियाणा में क्या है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है लेकिन साक्षरता दर के मामले में वो केरल से पीछे है। फिर हरियाणा में और ज्यादा इशू क्या है, हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा होती है। शिशु मृत्यु दर के मामले में हरियाणा की हालत केरल से खराब है। तो ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं जिनके आधार पे इन देशों, इन जो प्रदेश हैं उनमें अंतर पाया जाता है। तो हम विकास किसको माने, देखिए विकास हम उसको मानेंगे कि जहाँ जो लोग हैं, जो वहाँ के जनता है, उसको अपना जीवन बेहतर करने के लिए कितनी अवसर है, कितनी स्वतंत्रता है। तो इस बात को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया। अब ये मानव विकास सूचकांक किस आधार पे मापता है, ये मापता है जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसका ये पैमाना काफी हद तक ठीक है। जीवन स्तर के आधार पे क्या क्या मापा जाता है कि स्वच्छता है, स्वच्छता यानी स्वच्छ जल की सुविधा है कि नहीं, ईंधन एलपीजी गैस है कि नहीं, विद्युत आपूर्ति है कि नहीं, और न्यूनतम आय का स्तर है कि नहीं, बैंक में अकाउंट है कि नहीं। शिक्षा को कैसे मापेंगे कि कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, साक्षरता का स्तर क्या है। फिर हम स्वास्थ्य को मापते हैं कि भाई शिशु मृत्यु दर क्या है, पोषण की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी अवेलेबल है। तो इस आधार पर जो मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है वो विकास की ज्यादा सही तस्वीर पेश करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश भारत का मानव विकास सूचकांक में 130 से
35 के बीच ही स्थान रहता है, यानी स्थिति काफी खराब है। मानव विकास सूचकांक के आधार पे भारत जितना जीडीपी के आधार पे आगे है, उतना ही मानव विकास सूचकांक के आधार पे भारत की जो प्रदर्शन है वो खराब है। अब मान लीजिए कि किसी देश का सॉरी मानव विकास सूचकांक भी सुधर गया, लेकिन उसमें अगर एक समस्या रह गई तब भी वहां दिक्कत है। कौन सी समस्या है कि भाई विकास को कैसा होना चाहिए, धारणीय होना चाहिए। धारणीयता क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे देश में अब किसानों की बेहतरी के लिए क्या किया गया कि सब्सिडी के आधार पर उनको नलकूप लगाने के लिए सरकार ने ऋण दिया। सब्सिडी ऋण का मतलब होता है कि ऋण की दर बहुत कम थी और बड़ी आसानी से ऋण दिया। किस लिए दिया कि ताकि हर खेत को पानी मिल सके, सिंचाई के लिए किसान भाई नलकूप लगा सके। लेकिन उसका असर कितना उल्टा हुआ, उसका असर ये हुआ है कि इतना ज्यादा पानी जमीन से निकाला गया है सिंचाई के लिए कि भारत में भूमि जल स्तर जो है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। और अगर इसी स्तर से गिरता रहा तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसके बाद पानी हम जमीन से निकाल नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने भी नलकूप के लिए सब्सिडी दे दें। तो यानी विकास का वो मॉडल अपनाना चाहिए जो कैसा हो, सस्टेनेबल हो, जो आगे चल सके, टिकाऊ हो। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, हमने पर्यटन को बढ़ावा दिया और खास करके हिमालयी राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, सिक्किम, इनमें पर्यटकों का की रुचि अचानक से बहुत तेज बढ़ी क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहां पर्यटन को प्रमोट किया गया। पर हमने उस हिमालय की जो नाजुक पारिस्थितिकी थी उसका ध्यान नहीं रखा। अब पर्यटन को ये कह के बढ़ावा दिया गया कि जब पर्यटक आता है तो ऑटो वालों को भी रोजगार मिलता है, चाय बनाने वाले को भी रोजगार मिलता है, यानी सबको रोजगार मिलेगा। पर रोजगार तो मिला, लेकिन जिस स्तर का भूस्खलन, जैसे बादल फट रहे हैं वहां पे, जैसे तबाही आ रही है, बाढ़ आ रही है, क्या लगता है आपको कि इस स्तर का विकास किया जाना चाहिए, विकास का ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए, कितना सही है? और इस मॉडल पे अब पुनर्विचार करने की जरूरत है ताकि विकास सस्टेनेबल हो, विकास फिर पलट के हमारे लिए विनाश ना बन जाए। तो देखिए, विकास के अलग अलग मॉडल हैं और अलग अलग देश और लोग विकास को अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। मोस्टली देशों में क्या प्रतिस्पर्धा है कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी 5 ट्रिलियन बनेंगे, हम कोई 20 ट्रिलियन बन रहा है। तो लेकिन चाहे हम कितने भी ट्रिलियन बने, पर आज जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है, जो गर्मी पड़ी है जून में, जो हाल हुआ है लोगों का, क्या इस टाइप के विकास को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे? अगर हमने इसे बढ़ाया तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिस स्तर से हम जीवाश्म ईंधन यानी कच्चे तेल का यूज कर रहे हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं, इससे तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी और तापमान बढ़ेगा। तो इस स्तर का जो विकास है ना, ये हमारे लिए विनाश ही बनेगा आगे जाके। तो ये समय है कि हम विकास के एक सही मॉडल को समझें, एक नागरिक के तौर पर और एक सजग इंसान के तौर पे, ताकि हम एक धारणीय यानी सस्टेनेबल विकास के लिए सस्टेनेबल विकास के लिए जो है हम अपनी नीतियां बनाएं, सस्टेनेबल विकास के मॉडल को लेके आगे बढ़ें। तभी हम इस विकास को अपने लिए और अपने लोगों के लिए बेहतर बना पाएंगे। तो खैर आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।